वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हमें सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट मास और डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, मींस फिक्स्ड होती है। सॉलिड किससे बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बनाने वाले पार्टिकल्स, जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इन्हीं से सॉलिड की कंपोजिशन होती है। सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मींस ना के बराबर होता है। अब जब स्पेस बिल्कुल कम होगा तो उतना ज़्यादा उसके पार्टिकल्स करीब होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सॉलिड के दो टाइप्स हैं, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमरफस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है और पार्टिकल्स अरेंज हैं। ओके, एमरफस सॉलिड्स की जो होती है वो इनडेफिनाइट शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक डेफिनाइट शेप है, एक फिक्स शेप होती है। एमरफस सॉलिड्स की शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, कुछ ही टाइम के लिए ये अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट है। एमरफस सॉलिड्स को अगर हम कट करेंगे तो वो हमें रफ क्लीवेज देगा, और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करेंगे तो वो एक क्लीन क्लीवेज मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। एमरफस सॉलिड्स एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही मेल्ट करते हैं, बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस है तो 200 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट करेंगे। एमरफस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, क्योंकि ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इनको सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। और हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ट्रू सॉलिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एमरफस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक ये हम अभी आगे सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, रबड़ एक्सेट्रा। ये एग्जांपल इधर लिख दिया है बाय चांस। तो एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है वो क्या है, ग्लास, रबड़। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है डायमंड। ओके, अब हम पढ़ते हैं आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी के बारे में। आइसोट्रॉपी मींस सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनमें सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और एनाइसोट्रॉपी मींस डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, आइसोट्रॉपी जो होती है वो एमरफस सॉलिड शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एमरफस सॉलिड्स होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। और एनाइसोट्रॉपी कौन शो करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। सनी देओल की मूवी आई दूरदर्शन पे, एसी रूम में बैठ के देखते हैं। आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स हैं, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, IMCM। ओके, तो आयनिक सॉलिड जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब ये बने किससे होंगे? आयन से, कैटायन एंड एनायन। और जो मेटेलिक सॉलिड्स होंगे वो किससे बनते हैं? पॉजिटिव होल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पॉजिटिव होल्स होते हैं उनसे ये मेटेलिक सॉलिड्स बनते हैं। कोवेलेंट सॉलिड बनते हैं एटम से, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनते हैं मॉलिक्यूल से। आयनिक सॉलिड के अंदर बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक सॉलिड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, लंडन फोर्स हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, और वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं अगर वो मोल्टन स्टेट में हो तो। मोल्टन स्टेट में वो अच्छे कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि मोल्टन स्टेट में जाने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है,
मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो प्योर कंडक्टर होते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमेशा ही इंसुलेटर होंगे, ये कभी भी कंडक्ट नहीं करते। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो आयनिक सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, मीन्स अगर हम उन्हें ब्रेक करें तो वो टूट जाएंगे। मेटेलिक सॉलिड हार्ड है एंड रिजिड, हार्ड एंड रिजिड मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड, वो ब्रेक नहीं होंगे। कोवेलेंट सॉलिड बहुत ज़्यादा वेरी हार्ड होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो NaCl हो गया आयनिक सॉलिड का एग्जांपल, आयरन, कॉपर ये हो गया मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल, और डायमंड जो है सबसे हार्ड कोवेलेंट सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो H2O हो गया। ठीक है, अब ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं इससे पहले कि हम पढ़ें आगे। तो क्रिस्टल क्या होता है? अगर हम सबसे पहले क्रिस्टल देखें तो एक होमोजीनियस पार्ट है सॉलिड सब्सटेंस का जो बहुत एक रेगुलर अरेंजमेंट से बना होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये क्रिस्टल हो गया। ठीक है, ये पूरा अगर एक बॉक्स है उसके अंदर वो क्रिस्टल्स है। ठीक है, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो वो सबसे छोटा होता है बट कंप्लीट पोर्शन विच रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक स्पेस लेटर्स। बहुत सारे, अगर हमें एक इतना बड़ा बॉक्स चाहिए तो वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना होगा, वो होते हैं यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वो बार बार रिपीट होता है और उससे पूरा एक क्रिस्टल बनता है। लेटिस पॉइंट क्या होता है? जो ये एक यूनिट सेल है इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज़ किया गया है, तो ये हो गए लेटिस पॉइंट। ठीक है, स्पेस लेटिस हम किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पॉइंट्स एटम्स आयंस इन 3D स्पेस। 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की उसको बोलते हैं स्पेस लेटिस। अब यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल ना 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है? सिर्फ पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, मीन्स ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे ही होंगे सिर्फ, जैसे कि सिंपल क्यूबिक आप ऐसा है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे बट और भी पोजीशंस पे हो सकते हैं। अब देखो, पहला है सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, ECC, ENCC। ओके, SC मीन सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मीन्स एक यूनिट सेल है उसके अंदर कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं बट एक बॉडी पे भी प्रेजेंट है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स बट फेसेस पर भी हैं। ECC मीन्स एज सेंटर क्यूबिक, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं और एजेस के सेंटर में है, ये सेंटर है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। ENCC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक, 2 एंड्स पर भी होंगे और पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। तो अगर हम इसमें बात करें SC में, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 है ना, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बट BCC में बात करें तो एक बॉडी पर भी है, वो कहीं पे भी हो सकता है, तो 8 तो वैसे हो गए और +1, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो गए 9। FCC में 8 तो हैं ही कॉर्नर्स पर, 6 फेसेस भी हैं, 6 फेसेस पर भी पार्टिकल्स हैं, तो 8 + 6 = 14 पार्टिकल्स। एज सेंटर में बात करें तो एज है 12 पार्टिकल्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे, तो 20 पार्टिकल्स हो गए। एंड सेंटर्ड मतलब एक स्टार्ट में और एक लास्ट में, ये एंड हो गया। ठीक है, तो 8 + 2 10 पार्टिकल्स हो गए। अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर 1 होगा, इसके अंदर 1 + 1 2 होंगे, इसके अंदर 4 होंगे, इसके अंदर भी 4 होंगे और इसके अंदर 2। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो 1 2 4 4 2। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इनका 1/8 होता है, इनका 1 होता है, इनका 1/2, इनका 1/4 और इसका भी 1/2। पैकिंग परसेंटेज बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग परसेंटेज 52.4 होती है, BCC के अंदर 68% होती है और FCC के अंदर 74% होती है। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R। अब A एंड R
पढ़ने से पहले आपको पता नहीं चाहिए ए क्या है और आर क्या है। तो एक यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल की एक एज की लेंथ है ए, और ये जो स्फेयर्स बन रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स स्फेयर्स बन रहे हैं, इन स्फेयर्स के बीच का रेडियस है आर। तो सिंपल क्यूबिक में जो ए एंड आर का रिलेशन है वो है ए इज़ इक्वल्स टू 2r। BCC के अंदर ए इज़ इक्वल्स टू 4r/√3 और FCC के अंदर ए इज़ इक्वल्स टू 4r/√2। इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर मीन्स इस तरीके से कांस्टेंट पार्टिकल्स की पैकिंग हो कि मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड हो और मिनिमम स्पेस जो है वैकेंट रहे, मतलब खाली रहे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज हैं, बहुत ही कम स्पेस जो है वो खाली है, और जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है वॉइड क्या है, एम्प्टी स्पेसेस हैं बिटवीन टू स्पेयर्स आफ्टर पैकिंग ऑफ स्पेयर्स, ओके। चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर स्फेयर और टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर। जो भी टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट स्फेयर मतलब जो भी उसको टच कर रहे होंगे ना आसपास वाले स्फेयर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए से सिर्फ बी टच है तो ए का 1 हो गया। अगर हम बी की बात करें तो बी से सी भी टच है और बी से ए भी टच है तो बी का 2 हो गया। अगर हम ई की बात करें तो ई से एफ भी टच है, डी भी टच है और ये ऊपर नीचे 2 टच है तो ये 4 हो गया। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने वॉइड जान लिया कि वॉइड क्या होता है। वॉइड के भी टाइप्स होते हैं। पहला ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, जो 3 स्पेयर्स से मिलके बना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से वो अरेंज होंगे, ठीक है। और इसके बीच का जो गैप होगा, वैकेंट स्पेस होगा, उसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, 3 तो ऐसे ही अरेंज होंगे और उनके बीच में एक और होगा, मतलब 4 स्पेयर से सराउंड करेगा और उनके बीच में जो गैप बनेगा, जो वॉइड होगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 3 तो इसी तरीके से हैं और उसका उल्टा और ऊपर रखा हुआ है, तो ये 6 स्फेयर से सराउंडेड है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब हम पैकिंग की बात करें तो क्लोज पैकिंग भी 1D में होती है, 2D में एंड 3D में होती है। 1D में बात करें तो 1 डायमेंशन में या तो ऐसे हो सकती है पैकिंग या ऐसे हो सकती है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 रहेगा और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर हम 2D में बात करें तो 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। आप देख भी सकते हो, ओके। क्लोज पैकिंग अगर 3D में बात करें तो एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पहले 7 पार्टिकल्स, फिर 3, फिर 7, फिर 3। 1 जो होता है 4th के साथ अलाइंड होता है, सेकंड जो होता है वो 3rd के साथ अलाइंड होता है, ऐसे अलाइंड होते हैं और ये ए बी टाइप अरेंजमेंट बनाते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पहले 7, देन 3, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 3, इस तरीके की पैकिंग होती है। इनको बोलते हैं ABC टाइप अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स n दिए गए हैं तो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सेम ही रहेंगे, वो n ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड उसका ट्वाइस हो जाता है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम अगर हम देखें तो वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिस्टल सिस्टम कैसा हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज लेंथ के बारे में, एक्सल एंगल के बारे में, और एग्जांपल्स भी इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पैकिंग फ्रिक्शन पर। अब पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमने उस तरफ देखा था टेबल में कि सिंपल क्यूबिक का भी था 52.4, देन FCC का 68%। इस तरीके से पैकिंग फ्रिक्शन निकालते कैसे हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पैकिंग फ्रिक्शन होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज़ ऑक्यूपाइड टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पहले तो जितना ऑक्यूपाइड है उसकी वॉल्यूम और अपॉन में टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल की, वो
देखिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम इन यूनिट सेल एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब सारे एटम की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। z क्या है, SC में 1 है, BCC में 2 है, FCC में 4 है, ये z है। और 4/3 पाई आर क्यूब ये हो गई वॉल्यूम और अपॉन में a क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम पिकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आप ज़रूर निकाल के देखना FC का, SC का और BCC का। ठीक है, आगे चलते हैं। RRR, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। RRR मीन्स रेडियस रेशियो रूल। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर रेडियस ऑफ कैटायन और अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस रेशियो इस नंबर के बीच में आती है 0.155 से 0.255 के बीच में, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दी होती है और आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर RRR इसके बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहेगा। अगर इसके बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी। और अगर RRR इसके बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा और स्ट्रक्चर हमारा क्यूबिक रहेगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आइडियल क्रिस्टल के बारे में। तो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, जब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अपनी ओन पोजीशन पे फिक्स्ड रहे, मतलब जैसे ये है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये आइडियल क्रिस्टल है। अब सॉलिड्स के अंदर ना इम्परफेक्शन होती है, कुछ इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं। तो जो इरेगुलरिटीज़ आती हैं एक आइडियल क्रिस्टल के अंदर, वो कैसे आ सकती हैं, या तो इन 4 में से एक कम हो सकता है पार्टिकल, या इन 4 में एक या 2 ऐड हो सकते हैं। अगर कम होंगे तो वो वैकेंसी डिफेक्ट होता है और अगर बढ़ेंगे तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ये तो हमने सिंपली पढ़ लिया, बट आगे हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड में डिफेक्ट्स आते हैं, एक स्टेशियोमेट्रिक और एक नॉन स्टेशियोमेट्रिक। स्टेशियोमेट्रिक के 2 टाइप्स हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी 2 टाइप्स हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जनरली कैटायन लीव देयर पोजीशन। जो कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन को लीव कर देता है और दूसरी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। सपोज़ ये कैटायन है, ठीक है, इसने अपनी यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस। ठीक है, तो मास तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो होगा क्या, बस वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर आ रहा है, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल AgCl एंड AgI। अगर शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लीव दिस लेटर्स। जैसे सपोज़ अगर 2 कैटायन निकल रहे हैं तो 2 ही एनायन इसको लीव कर जाएंगे, वो फिर निकल जाएंगे इस लेटस से बाहर, तो इसका मास भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्पेस को छोड़ के, इस लेटस को छोड़ के ही निकल रहे हैं। तो एग्जाम्पल होगा NaCl KBr। बट एक इसमें एक्सेप्शन है कि जो AgBr होता है वो दोनों डिफेक्ट को शो करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं मेटल एक्सेस के बारे में और मेटल डेफिशिएंसी के बारे में। मेटल एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ कैटायन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ एनायन से। और मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, नंबर ऑफ़ एनायन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ कैटायन से। ठीक है, एफ सेंटर भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। एफ सेंटर होता है, जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, एक आयनिक सॉलिड को अगर हम हीट करें तो उसके अंदर क्या होगा, एक एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ठीक है, एक एनायन निकल जाए वहाँ से, और जो ये एनायन वैकेंसी है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, ताकि इस लेटिस की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे एफ सेंटर। एन एनायन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर।
ओके। और एफ सेंटर अगर बनता है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी लेटस में आता है तो उससे कलर भी जनरेट होते हैं, तो एफ सेंटर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा ही होगा। तो देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। सबसे पहले पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं रिपेल्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे पेयर्ड होंगे। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, NaCl और भी होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर तो सारे पेयर्ड थे, बट इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये अपना मैग्नेटिक मूवमेंट करेक्टर लूज़ कर देता है जैसे ही फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं। मतलब ये तब तक ही अच्छा रहेगा जब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलती रहेगी। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, ये एक परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें तो भी ये मैग्नेटिज्म को शो करेगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक डाइपोल की सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट होती है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, Fe, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इन विच ऑल डाइपोल इज कंपनसेटरी एंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ज़ीरो। मतलब अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है MnO। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, डाइपोल्स जो होंगे वो ओरिएंटेड होंगे, पैरेलल में भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अनइक्वल नंबर में। ठीक है, सो देयर इज़ सम मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे भी वो अरेंज हो सकते हैं, चाहे पैरेलल हो चाहे अनपैरेलल हो। ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल है Fe3O4। अब हम आगे पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इसका बस फॉर्मूला लर्न करना है, Z इंटू एम अपॉन में Na इंटू AQ। इसके अंदर Z क्या है, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम्स। ठीक है, M क्या है, मोलर मास, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और A है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके बारे में आपको और कुछ नहीं पढ़ना, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारी चीज़ें गिवन होती है, बस आपसे डेंसिटी पूछी जाती है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक ये रह गया था कि सॉलिड की जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है, कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। ये टॉपिक आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। कंडक्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर के भी दो टाइप्स हैं, एक मेटलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटलिक जैसे Fe, एल्यूमिनियम। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कौन से होते हैं, NaCl। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे रबर, ग्लास और भी बहुत सारे होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ना तो इंसुलेटर हैं और ना ही कंडक्टर है, वो उनके बीच में उनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। और ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक जो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसको अगर आपको और डीपली समझना हो तो आप सेमीकंडक्टर फिज़िक्स वाले चैप्टर को पढ़ सकते हो, इससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। तो एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप्स हैं, N टाइप और P टाइप। N टाइप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और P टाइप के अंदर नंबर ऑफ़ होल्स, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Keep supporting.